वॉचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल ECSS। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के मसले पे। ठीक है, फ़लस्तीन का मसला पिछले 70 सालों से मुसलमानों के साथ है। मुसलमान की ख़वातीन को उनकी बेहरमती की जा रही है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी वजह क्या है, सारा मसला शुरू कैसे हुआ, ब्रिटिश की क्या वादा खिलाफियाँ थी, क्या रयाकारियाँ थी, कैसे यहूदियों को जो यूरोप में थे उनको उठा के एक सिस्टमेटिक तरीके से फ़लस्तीन में मुसलमानों के दिल में बिठा दिया गया। ठीक है, सो फ़लस्तीन का पूरे लेक्चर को हम कवर करेंगे, पूरा इशू को कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं है। तो इस इशू पे मैं 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगा। दिस इज़ द फर्स्ट वन जिसमें हम ये बात करेंगे फ़लस्तीन के बारे में। सो फ़लस्तीन को इन डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। दी प्रॉमिस लैंड, दी होली लैंड, लवान, कनान, अल शाम, ये सारे फ़लस्तीन के नाम हैं। अगर आप कभी भी न्यूज़ में पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो इन सारे नामों का जब जिक्र होगा तो समझ जाना कि ये फ़लस्तीन का बेसिकली जिक्र हो रहा है। अब हम बात करते हैं जोग्राफ़ी की, एरिया की। सो दिस एरिया बेसिकली इज़ एक टाइम पे ये फ़लस्तीन था, अभी के लिए इसको इसराइल कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू UN, अब UN के मुताबिक क्या है कि जो ये वाला लाइट सा एरिया है, दिस इज़ इसराइल, ये इसराइल का एरिया। ठीक है, ये सारे लाइट कलर में जो है ये इसराइल का एरिया। यहाँ पे जूइश मेजॉरिटी में है, मुस्लिम्स का भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, और जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे पावर में है उसको आप बोलते हो लिक्विड पार्टी, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। देन दिस एरिया, this one, this is known as West Bank. Here Muslims are in majority with the political party Al Fatah in power. उसके अलावा इसमें आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, एंड दैट इज़ कि इसराइल के ट्रूप्स यहाँ पे मौजूद हैं। ऑल्दो दिस टेरिटरी वेस्ट बैंक बिलोंग्स टू फ़लस्तीन, ठीक है, इसके बावजूद इसराइल की जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। ठीक है, देन द थर्ड वन इज़ गज़ा स्ट्रिप। ठीक है, गज़ा स्ट्रिप में दिस एरिया इज़ गज़ा स्ट्रिप। ठीक है, गज़ा स्ट्रिप में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। हेयर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इज़ हमास, एंड इसके 2 फैक्शंस हैं, इसका पॉलिटिकल विंग है, दूसरा इसके पास मिलिट्री भी है। पॉलिटिकल विंग पॉलिटिक्स को डील करता है, बाकी मिलिट्री विंग आप समझ रहे हो किस लिए होता है। वन मोर थिंग, हमास को इसराइल ने, US ने, EU ने और कुछ कंट्रीज़ ने एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है। एंड अनलाइक वेस्ट बैंक, यहाँ पर जो इसराइल के ट्रूप्स स्टेशन नहीं हैं। यहाँ पर तो इसराइल के ट्रूप्स, इसराइल की आर्मी है ना, खड़ी है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इसराइल के ट्रूप्स स्टेशन नहीं हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज़, कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसराइल के। ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पूरा मैप याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे वॉर्स वगैरह आपको तभी समझ आएंगी जब आपको ये मैप अच्छे से पता होगा। सो बिल्कुल इसराइल के यहाँ पर नॉर्थ में यू हैव द लेबनान, ऑन द ईस्टर्न साइड यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर ट्रांस जॉर्डन है जिसको अब आप जॉर्डन बोलते हो, यहाँ पर आपके पास है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर इजिप्ट, इजिप्ट कौन सा इलाका है, यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला यहाँ पर है। उसके बाद दिस साइड इज़ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, सो आपने ये मैप को जहन नशीन कर लेना है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, ये इशू शुरू कैसे हुआ है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे बता दूँ, दिस सिटी जेरूसलम, ये यहाँ पर है वेस्ट बैंक के बिल्कुल बीच में। ठीक है, जेरूसलम अकॉर्डिंग टू UN ये एक इंटरनेशनल जोन है। ठीक है, इसको यानी कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करेगी, ना ये इसराइल का एरिया ना फ़लस्तीन का एरिया है। ठीक है, अब ये जेरूसलम यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जेरूसलम असल में ये बहुत पुराना सिटी है, 4400 ईयर्स ओल्ड सिटी, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट होली साइट्स मौजूद हैं, मुस्लिम्स के भी, क्रिश्चियंस के भी, ज्यूज़ के भी। अक्सा मॉस्क यहाँ पर है। उसके अलावा जो क्रूसिफिकेशन हुई थी प्रॉफिट जीसस की वो भी यहाँ पर है, सो एंड सो फोर्थ। सो दैट्स वाई दिस सिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सिटी को तकरीबन 2 दफ़ा तो बिल्कुल नीस्त नाबूद कर दिया गया था, ज़मीन बोझ कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद दोबारा खड़ा किया गया है इस सिटी को। ठीक है, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जेरूसलम पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फॉर द टाइम बिंग आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन हो, एंड इट्स मोर देन नफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, कि सारा इस मसला शुरू कैसे हुआ है। सो सी सल्तनत उस्मानिया आपकी शुरू हुई है 13th सेंचुरी में, और अपने पीक टाइम था 16th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ये कमज़ोर हो गई थी और 20th सेंचुरी में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अपने पीक टाइम में ना ये 3 बरे-आज़म तक इसका हुकूमत था। ठीक है, यूरोप में एक तरफ फैली हुई थी, एक तरफ अफ्रीका में, एक तरफ आपके पास एशिया में। ठीक है, अब ऑटोमन एम्पायर के टाइम में जो ये वाला एरिया था, इस एरिया को आप बोलते हो फ़लस्तीन। ठीक है, फ़लस्तीन बोलते हो इस एरिया को ऑटोमन एम्पायर के टाइम में। यहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे विद 87%, देन क्रिश्चियंस विद 10%, एंड देन यू हैव द ज्यूज़ विद 3%। ज्यूज़ यहाँ पर अभी 3% हैं,
क्रिश्चियंस जो हैं वो 10% हैं और मुस्लिम जो हैं वो 87% हैं इस टाइम पे जब ऑटोमन एम्पायर हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन जो सिटी है ना जेरूसलम, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल है इनकी, ठीक है। लेकिन कभी भी कोई रॉयट्स, कोई दंगा फसाद यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट था। आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप ज्यू हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी मुकद्दस जगह पे जाओ, वहाँ पे इबादत करो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। फिर आपके पास आती है 19वीं सेंचुरी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑटोमन एम्पायर इस टाइम पे बहुत कमज़ोर पड़ चुका था, ठीक है। इस तरह 19वीं सेंचुरी में एक और कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, इसको आप बोलते हो नेशनलिज्म। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? देखिए, यूरोप जो था ना, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। एक ग्रुप फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है, एक ग्रुप जो है वो जर्मन बोलता है, लेट्स सपोज, एक इटालियन बोलता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब एक उनमें रियलाइजेशन आई इन ग्रुप्स में कि यार हम जो लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, हम एक सेपरेट नेशन है, ठीक है। हम एक सेपरेट नेशन है और हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, एक सेपरेट कंट्री चाहिए जहाँ पे हम जाके अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को, अपनी वैल्यूज़ को प्रमोट कर सकें। लाइकवाइज वी आर सेपरेट फ्रॉम दिस जर्मन्स, वी आर सेपरेट फ्रॉम दिस इटालियंस। सो इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो नेशनलिज्म। तो एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ यूरोपियंस में और नेशन स्टेट की बुनियाद डली कि एक पर्टिकुलर नेशन के लिए पर्टिकुलर स्टेट। अब ये कॉन्सेप्ट असल में है इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसमें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट एक पर्टिकुलर नेशन के लिए, ठीक है। सो इसी की बेस पे आपके पास फ्रेंच बना, एक कंट्री जहाँ पे फ्रांस बना, एक कंट्री जहाँ पे फ्रेंच लोग रहते थे जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इटली बना जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे जो इटालियन लैंग्वेज बोलते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट था यूरोप में उस टाइम पे, उसको बोलते हो आप एंटीसेमिटिज्म। ये बेसिकली क्या है? ये है हेट्रेड, एंगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा अगेंस्ट ज्यूज़ को परसिक्यूट किया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था यूरोप में। ऑटोमन एम्पायर में, सल्तनत ओस्मानिया में ज्यूज़ की कंडीशन बहुत गुड थी, दे वर वेल ऑफ, दे वर लिविंग अ गुड लाइफ ओवर हेयर, ठीक है। यहाँ पर वो बहुत बेहतर थे, बहुत ज़्यादा बेहतर। यूरोप में इनकी हालत बहुत बुरी थी, इनके सोशल राइट नहीं थे, पॉलिटिकल राइट नहीं थे, इनको मारा जा रहा था। तो इन सब की वजह से ज्यूज़ में भी एक रियलाइजेशन आई कि यार हम भी एक सेपरेट नेशन हैं, ठीक है। वी आर अ सेपरेट नेशन एज वेल, वी नीड अ स्टेट, हमें भी एक स्टेट चाहिए जहाँ पे हम रह सकें। अब इस रियलाइजेशन के साथ ही 19वीं सेंचुरी में, लेट 19वीं सेंचुरी में कॉन्सेप्ट एक इमर्ज होता है आपके पास, उसको आप बोलते हो ज़ायनिज़्म। वो बेसिकली क्या कहता है कि यार हमें जो है ना, जितने भी ज्यूज़ हैं, हमें वापस जाना है, अपनी स्टेट बनानी है, अपनी जूइश स्टेट बनानी है। कहाँ जाके? फ़लस्तीन में, जहाँ पे आज से 2000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने एक स्टेट इस्टेब्लिश की हुई थी, जूइश स्टेट, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि यार हम सब ने मिलना है, हमने वापस जाके ना एक अपने होली लैंड में जाना है, जिसका हमें हमारी बुक में भी जिक्र है, जिस लैंड का हमने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे अपनी एक स्टेट इस्टेब्लिश करनी है, जूइश स्टेट, जो आज से 2000 साल पहले मौजूद थी। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज ज़ायनिज़्म। यहाँ पे देखिए ना, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए कि री इस्टेब्लिशमेंट, कि हमने री इस्टेब्लिश करनी, जो एक इस्टेब्लिश हुई थी आज से 2000 साल पहले, जूइश स्टेट, ठीक है। इन एन एरिया कोरेस्पॉन्डिंग टू दी होली लैंड। होली लैंड कौन सा? जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया कि दैट इज़ पैलेस्टाइन, कि हमने फ़लस्तीन में जाके अपनी एक जूइश स्टेट बनानी है, जो एक ऑलरेडी मौजूद थी आज से 2000 साल पहले, हमें वही स्टेट इस्टेब्लिश करनी है। अब इस पूरी ज़ायनिज़्म मूवमेंट को इंटरनेशनलाइज किसने किया? वो इस बंदे ने किया, इसका नाम था थियोडोर हर्ज़ल, ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट था, इसने एक पैम्फलेट लिखा, उसके बाद एक ऐसे भी लिखा था द जूइश स्टेट। उसमें इसने यही बात की थी कि यार जो हमारे साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, इस सब का सलूशन यही है कि हमारे पास एक सेपरेट अपनी जूइश स्टेट हो, वो होली लैंड में हो, जो हमारी होली लैंड है वहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज ज़ायनिज़्म, और इस बंदे को बोलते हो थियोडोर हर्ज़ल को फादर ऑफ ज़ायनिज़्म, ठीक है, फादर ऑफ ज़ायनिज़्म। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर अब इस चीज़ को माइंड में रख लें, नंबर 1 कि नेशनलिज्म था, नंबर 2 ज्यूज़ में रियलाइजेशन आ गई थी, ठीक है, लेट 19वीं सेंचुरी में, और थर्ड पे आपके पास आ जाती है वर्ल्ड वॉर 1 कि जंग अज़ीम शुरू हो गई, पहली जंग अज़ीम 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सदी में, ठीक है। एक तरफ था आपके पास द ग्रेट ब्रिटेन और उसके अलायंस थे, उस तरफ आपके पास था जर्मनी, और यहाँ पर इसके अलायंस में था ऑटोमन एम्पायर भी, सल्तनत ओस्मानिया भी जर्मनी के साथ था। अब यहाँ पर ब्रिटिश की शुरू होती है रयाकारी, बदखिलाफ़ी, मक्कारी, कि इन्होंने किस तरह सिस्टमेटिक तरीके से धोखा दिया। अब इन्होंने पहले किया शरीफ मैकॉन लेटर्स, ये शुरू हुआ असल में, ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने शरीफ ऑफ मक्का को मैसेज लेटर्स एक्सचेंज हुए उनके माबैन,
जिसमें गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने क्या कहा, उन्होंने कहा शरीफ ऑफ मक्का को कि आप रिवोल्ट करो अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, आप उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दो। उसके नतीजे में हम क्या करेंगे, जब हम जंग जीत जाएंगे, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो जाएगा, तो जितना भी अरब वाला इलाका है ना पूरा का पूरा, ठीक है, वो हम आपको दे देंगे शरीफ ऑफ मक्का, जितने भी अरब के लोग हैं उनको दे देंगे हम। आप यहाँ पे अपनी स्टेट बनाना, अपना मुल्क बनाना, यहाँ पे रहना, आपको एक यूनिफाइड अरब स्टेट मिलेगी, और यहाँ पर इसके फ़लस्तीन भी इसी में इंक्लूडेड होगा, यानी कि फ़लस्तीन भी इसी में होगा, ठीक है। ये इन्होंने किया वादा मुसलमानों के साथ। लेकिन जैसे ही जंग अजीम ख़त्म हुई, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ दिया गया, तो ब्रिटिश ने इस वादे को पूरा नहीं किया, मुसलमानों को कहा साइड पे हो जाओ आप, तो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक और वादा किया था ज्यूज़ से, उसको आप बोलते हो बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन में क्या कहा गया, बाल्फोर डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि हम जो है ना ज्यूज़ को एक नेशनल होम देंगे फ़लस्तीन में। कब, जंग अजीम ख़त्म होने के बाद। जो पहली जंग थी ना, जो पहले द ग्रेट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वन, उसको ख़त्म होने के बाद जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो जाएगी, तो हम ज्यूज़ को, यहूदियों को एक नेशनल होम देंगे फ़लस्तीन में। ये इन्होंने वादा किया था ज्यूज़ के साथ, बाल्फोर डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये नवंबर 2 1917 को पब्लिक स्टेटमेंट इशू की गई थी। अब इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें बहुत एम्बिगुअस चॉइस ऑफ वर्ड इस्तेमाल की थी कि नेशनल होम की बात की, नेशनल होम, यहाँ पे इन्होंने स्टेट नहीं कहा, नेशनल स्टेट फॉर जूइश पीपल, या फिर एक कंट्री फॉर द जूइश पीपल। अब उसकी वजह क्या थी, उन्होंने ऐसे अजीब से वर्ड्स क्यों इस्तेमाल किए थे, उसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश के पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं था, ब्रिटिश के पास कोई ऐसी लीगल अथॉरिटी नहीं थी कि वो यूरोप से ज्यूज़ को उठाए और जाके ले आए मिडल ईस्ट में, फ़लस्तीन में बिठा दे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी जानबूझ के ऐसी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की थी ताकि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ज्यूज़ की ब्रिटिश ने क्यों हेल्प की, तो उसकी दो वजूहत हैं, 2-3 वजूहत। नंबर 1, मैंने आपको बताया ज्यूज़ को जो थे परसिक्यूशन की जा रही थी उनकी यूरोप में, ठीक है। तो जो ब्रिटेन की पॉपुलेशन थी उनके लिए थोड़ा, उनके दिल में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था ज्यूज़ के लिए, यहूदियों के लिए, ठीक है। तो जो ब्रिटेन की हुकूमत थी वो चाहती थी कि हमारी आवाम जो है वो हमें सपोर्ट करे, तो इसलिए उनका दिल जीतने के लिए ये बाल्फोर डिक्लेरेशन किया गया कि हम ज्यूज़ को एक सेपरेट उनका होम देंगे, एक उनका नेशनल होम देंगे। दूसरा, ज्यूज़ काफ़ी आगे थे टेक्नोलॉजी में वगैरह में, उनके जो कुछ साइंटिस्ट थे वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे साइंस वगैरह में। उन्हीं में से एक बंदा था चेम वेज़मैन। इसकी कंट्रीब्यूशंस आप ज़रूर पढ़िएगा कि इसकी सर्विसेज क्या है वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के लिए। जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 जीत गया तो ये जो बंदा था चेम वेज़मैन, इसने अपना एक असर रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि इसकी काफ़ी नो हाउ हो चुकी थी। जो पॉलिटिकल एलीट थी ब्रिटेन की, उसके साथ इसके काफ़ी अच्छे रिलेशंस डेवलप हो गए थे। तो इसने अपनी लॉबिंग की, अपनी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए ये बाल्फोर डिक्लेरेशन करवाया। सो इवेंचुअली क्या हुआ, ऐसे बाल्फोर डिक्लेरेशन से ज्यूज़ के साथ भी एक कमिटमेंट कर दी ब्रिटिश ने। फिर एक तरफ ज्यूज़ का कमिटमेंट है, एक तरफ लेटर्स लिख के मुसलमानों को बोला कि आप रिवोल्ट करो। दूसरी तरफ इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन किया, उसको बोलते हो आप साइक्स पिको एग्रीमेंट। उसमें था क्या था, ये एग्रीमेंट बेसिकली था कि हम कैसे मिडल ईस्ट को डिवाइड करेंगे, मशरिक़ वस्ता को हम कैसे डिवाइड करेंगे। जब हम ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म कर देंगे तो कैसे मशरिक़ वस्ता को डिवाइड करेंगे, ताकि कुछ कॉलोनीज़ फ्रांस बना ले, कुछ कॉलोनीज़ जो हैं वो ब्रिटिश बना ले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली दिस एग्रीमेंट वॉज बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन इसमें रशिया की भी रजामंदी शामिल थी। इवेंचुअली इस एग्रीमेंट में कहा यह गया, एक लाइन ड्रॉ की, डिफरेंट बॉर्डर्स बनाए गए और ये लाइन ड्रॉ की गई कि इससे साउथ में सारी की सारी कॉलोनीज़ होगी ब्रिटिश की, इसके नॉर्थ में कॉलोनीज़ बनाएगा फ्रांस। लेकिन जो ये वाला एरिया था जहाँ पे फ़लस्तीन था, ब्रिटिश के कहने पर इसको रखा गया इंटरनेशनल जोन, कि यहाँ पे कॉलोनी नहीं होगी, ना ब्रिटिश की, ना फ्रांस की, ना रशिया की। अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या हुआ, देखें, इन्होंने ये बाउंड्रीज़ तो बना दिए, ये सारे यहाँ बाउंड्री बना दी, लेकिन उन्होंने कोई फील्ड रिसर्च नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं किया कि कौन सी एथनिसिटी कहाँ पर रहती है। अब इनकी इस बेवकूफ़ी की वजह से, इस फजूल हरकत की वजह से हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल एक एथनिसिटी है कुर्द की, ठीक है, कुर्द, ये भी मुस्लिम हैं। तो अब इनकी इस डिवीजन की वजह से कुछ कुर्द डिवाइड हो गए, कुछ रह गए इराक में आ गए, कुछ सीरिया में आ गए, कुछ तुर्की में आ गए। अब जो मिडल ईस्ट में जितनी भी इंस्टेबिलिटी है ना, वो इन एग्रीमेंट्स की वजह से है। ये साइक्स पिको एग्रीमेंट या फिर जो बाल्फोर डिक्लेरेशन है, ये ऐसे जो वादा खिलाफियाँ थी, इनकी वजह से जो आज तक जो मिडल ईस्ट जल रहा है, वहाँ पे बेचारे सिविलियंस को मारा जा रहा है, बेचारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, सारा कुछ ये इन्हीं एग्रीमेंट्स की वजह से हुआ है। ये इनकी जड़ है, ठीक है। सो सारा कुछ स्टार्ट होता है यहाँ से। खैर,
तो इवेंचुअली ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने इस एग्रीमेंट को फॉलो किया, डिवाइड कर दिया, कॉलोनीज़ बना ली, और साथ ही साथ इन्होंने एक और काम किया, वो था मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन। मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन का मतलब ये है कि कौन फ़लस्तीन को एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है। तो ब्रिटिश ने कन्विंस कर दिया जो कॉलोनियल पावर्स थे, जैसे फ्रांस को और बाकी इसके अलाइज लाइक यूएस को, कि आप जो है ना फ़लस्तीन को हमें दे दो, हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। इवेंचुअली ये सारे के सारे कंट्रीज़ कन्विंस हो गए और ब्रिटिश को एडमिनिस्ट्रेशन मिल गई फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स फ़लस्तीन की। अब इसने क्या किया, अब क्योंकि ब्रिटेन ने वादा किया हुआ था ज्यूज़ के साथ कि हम आपको सेटल करेंगे, आपका नेशनल होम बनाएंगे, तो उन्होंने यहाँ पे ये काम शुरू कर दिया। यहाँ पर क्या किया, इन्होंने फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया ज्यूज़ को कि वो यूरोप से आएँ, ठीक है, यूरोप से आएँ, फैसिलिटेट करके इनको आके फ़लस्तीन में सेटल हो जाएं। एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको फैसिलिटेट किया कि वो यूरोप से आएँ और आके फ़लस्तीन में सेटल हो जाएं। तो इवेंचुअली जो ज्यूज़ की पॉपुलेशन थी वो बढ़ना शुरू हो गई। अब जब ज्यूज़ की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वो जगह खरीदेंगे, घर लेंगे। तो यही हुआ कि वो आए, यहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए। लेट्स सपोज ये कोई कॉलोनी है, ठीक है, यहाँ पे ज्यू ने एक घर लिया, दूसरा लिया, एक और 3 4 5 इस तरह घर ले लिए। अब यहाँ पर 1 2 घर रह गए लेट्स सपोज मुस्लिम्स के, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया, इनको एविक्ट कर दिया और यहाँ पर ना ऐसे वायर्स लगा के या कुछ करके इनक्लेव बना दिया। सो इनकी सेटलमेंट्स स्टार्ट हो गई यहाँ पे होना और मुसलमानों को एविक्ट करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे ज्यूज़ की पॉपुलेशन बढ़ती गई, मुसलमानों को इन्होंने, जो मुसलमानों की एविक्शन थी वो भी बढ़ती गई, ठीक है। जब एविक्शन बढ़ी तो मुसलमानों के दिलों में एक गुस्सा आ गया, रंजिश आ गई। इसी दौरान क्या होता है, आपके पास हिटलर आ जाता है पावर में जर्मनी में, ठीक है। हिटलर ने क्या किया, 42 लाख जो यहूदी थे उनको गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। जब यहूदियों ने बाकी देखा, यूरोप में बाकी जगह पे यहूदी थे, उन्होंने जब ये देखा तो वो बहुत डर गए। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए एक्सेप्ट कि वी गो बैक टू अवर होली लैंड, या फिर फ़लस्तीन जाएं हम। तो ज्यूज़ की माइग्रेशन अचानक से बहुत बढ़ गई और जो पॉपुलेशन ज्यूज़ की 3% थी वो बढ़ के तकरीबन 33% पे जा पहुंची, ठीक है। जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई तो ऑफ कोर्स जो मुसलमानों की जो इनको एविक्शन थी वो भी बढ़ गई। इसके नतीजे में क्या हुआ, इवेंचुअली जो अरब्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अरब्स ने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन थी या उनकी जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। अब ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए क्या किया, मिलिशियाज बनाए। मिलिशियाज बेसिकली क्या होता है, ये एक आर्म्ड ग्रुप होता है जिसको ट्रेनिंग दो, आप वेपन्स प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ब्रिटिश ने मिलिशियाज बनाए, आर्म्ड ग्रुप्स बनाए, किन के थे, ये ज्यूज़ के थे, और इनकी हेल्प से इसको सप्रेस कर दिया इस अरब्स की रिवोल्ट को। इसके नतीजे में क्या हुआ, ब्रिटिश को रियलाइजेशन आई कि सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा अरब्स के बारे में भी, उनको भी किस तरह से हमें परसुएट करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वाइट पेपर शाया किया, ठीक है। उसमें उन्होंने लिख दिया कि यार अब जो है ना पर एनम लेट सपोज पहले 50-60 हज़ार 70 हज़ार यहूदी आके सेटल हो रहे थे फ़लस्तीन में। अब उन्होंने उस नंबर पे पाबंदी लगा दी कि अब यार 50 हज़ार नहीं आएंगे, लेट सपोज अब सिर्फ 5 हज़ार या फिर 10 हज़ार ज्यूज़ जो हैं वो आके यहाँ पर सेटल होंगे, ठीक है। उन्होंने नंबर पे पाबंदी लगा दी। इसके नतीजे में क्या हुआ, इसके नतीजे में ना मुस्लिम्स खुश थे ना ही ज्यूज़ खुश थे। तो जो ज्यूज़ मिलिशियाज ब्रिटिश ने बनाए हुए थे वही ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। तो ब्रिटिश एक अजीब सिचुएशन में फंस गया, एक तरफ अरब्स, एक तरफ आपके पास ज्यूज़, और दूसरी तरफ जो ब्रिटेन है वो जंग भी लड़ रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, ठीक है, यहाँ पर जर्मनी के साथ। सो इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 2 आपकी ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। तो ब्रिटेन की हालत, ऑल्दो ब्रिटेन जीत जाता है, इट केम विक्टोरियस, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब होती है। इकोनॉमी बुरी तरह, लेबर नहीं है, हर चीज़ में डूबा हुआ है। तो ब्रिटेन इस मसले को सॉल्व नहीं कर पाता होता। तो क्या करता है वो, इवेंचुअली इस मैटर को ले जाता है यूएन के पास, यूनाइटेड नेशंस के पास, कि आप कुछ हमारी हेल्प करो। नेगोशिएशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, इवेंचुअली यूएन अपना प्लान देता है एक। अब यूएन में प्लान क्या होता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, कि यहाँ पर ना 2 मुल्क बनेंगे, ठीक है। एक मुल्क होगा इसराइलियों यहूदियों के लिए, ज्यूज़ के लिए, दूसरा मुल्क होगा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए या फिर अरब्स के लिए, ठीक है। अब इसमें नाइंसाफ़ी देखें, मुसलमानों की पॉपुलेशन 70%, इनको लैंड मिला 45%, यहूदियों की पॉपुलेशन 30%, इनको लैंड दिया गया 55%। कैसी नाइंसाफ़ी है ये। सो इस वजह से, और दूसरा जो सिर्फ इनको 55% लैंड मिला था यहूदियों को इसराइल का, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट
जगहें थी वो सारी की सारी चली गई इसराइल के पास। फर्टाइल लैंड, एक्सेस टू सी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो सारा चला गया इसराइल के पास। तो इससे जो है ना अरब्स बहुत खफा हुए। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट था, ये जो जेरूसलम सिटी था, ठीक है, जेरूसलम जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, यहाँ पर होली साइट्स हैं मुस्लिम्स की, क्रिश्चियंस की, ज्यूज़ की। इसको बना दिया गया इंटरनेशनल जोन कि यहाँ पर जो है ना मुस्लिम्स हुकूमत करेंगे ना इसराइली हुकूमत करेंगे। यहाँ पर कौन हुकूमत करेगा? यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडी आके इसको एडमिनिस्टर करेगी। हुकूमत तो नहीं, रेदर एडमिनिस्टर करेगी। सो द इंटरनेशनल बॉडी विल एडमिनिस्टर दिस सिटी। अब इस सब की वजह से क्या किया गया, जो अरब्स थे उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को मानने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते, ये जुल्म के ज़ाब्ते। इसके नतीजे में क्या होता है, जैसे ये यूएन का प्लान आया तो सिविल वॉर शुरू हो गई, ठीक है, ज्यूज़ के और अरब्स के बीच में सिविल वॉर। फिर 1948 आ जाता है। 1948 आ जाता है तो ब्रिटेन अब ये अनाउंस करता है कि हम अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हम फ़लस्तीन से निकल रहे हैं। अब इस विड्रॉ से कुछ देर पहले ना इसराइल अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे देता है कि जैसे ही ब्रिटिश की फोर्सेस निकलेंगी हम एक अपना आज़ाद स्टेट बना देंगे, ठीक है। ये उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे दिया। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिश की फोर्सेस निकली तो वॉर स्टार्ट हो गई बिटवीन इसराइल एंड द अरब कंट्रीज़। तो पहली वॉर होती है, आपको उसको बोलते हो फर्स्ट अरब इसराइल वॉर, 15 मई 1948। इसमें आपके पास एक तरफ है इसराइल, एक तरफ है इजिप्ट, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन, ये नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पर लेबनान है, यहाँ पर इजिप्ट है, यहाँ पर लेबनान है, यहाँ पर आपके पास सीरिया है, इस तरफ सीरिया। हेयर यू हैव जॉर्डन एंड हेयर यू हैव इजिप्ट। तो ये अटैक कर देते हैं इसराइल पे। इस नतीजे में क्या होता है, इसराइल जो है वो कुछ एरिया वेस्ट बैंक का ले लेता है, कुछ गज़ा स्ट्रिप का ले लेता है एरिया, ठीक है। इसी तरह जो जॉर्डन है वो वेस्ट बैंक का पूरा एरिया ले लेता है, और जो जेरूसलम जो सिटी है ना ये भी आ जाता है जॉर्डन के पास। सो इवेंचुअली इसराइल, इससे क्या होता है, इसराइल का एक एरिया बढ़ जाता है, जॉर्डन वेस्ट बैंक ईस्ट जेरूसलम को ले लेता है, इजिप्ट के पास गज़ा स्ट्रिप आ जाती है। तो इस वॉर के नतीजे में ना 7 लाख रेफ्यूजीज़ बनते हैं। 7 लाख रेफ्यूजीज़ बनते हैं। जो जूस होते हैं वो ज़बरदस्ती मुसलमानों को निकाल के ना इनको परसिक्यूट कर होते हैं, मार रहे होते हैं, तो मुसलमान भाग के नेबरिंग कंट्रीज़ में चले जाते हैं, कुछ जॉर्डन में, कुछ लीबिया में, कुछ इजिप्ट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतने रेफ्यूजीज़ बन जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, फिर पीस की बात होती है, यूएन के को रेजोल्यूशन है दैट इज़ 194, जिसमें रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज़ के जो रेफ्यूजीज़ बने हैं उनको वापस अपने लैंड, अपने घर में भेजो, वहाँ पे घर में रहने का हक दिया जाए, वो वापस आएँ और वहाँ पर रहें, ठीक है। और फ़लस्तीनियों ने इस दिन को बोला कि अल नकबा है, ये जो इवेंट हुआ है दिस इज़ नोन एज अल नकबा, द कैटास्ट्रोफी। फिर आ जाती है आपके पास सेकेंड अरब इसराइल वॉर। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अब सेकेंड अरब इसराइल वॉर और बाकी सारा कुछ जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड आई think it's enough for today. Thank you very much. Allah Hafiz. See you tomorrow.